हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इज। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? पैनक्रियाटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज। अब इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी ट्रोमा, ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर स्टोन, ऑप्शन डी है हमारा हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी गॉल स्टोन। ये इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस। इसके दो कोज ज्यादातर देखने को मिलते हैं, एक होता है गॉल ब्लैडर स्टोन और दूसरा होता है अल्कोहल यूज। लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है वो हमारा गॉल स्टोन होता है और सेकेंड मोस्ट कॉमन अगर हमसे पूछा जाए तो वो रहेगा अल्कोहल यूज। अब हम देखेंगे कि गॉलस्टोन की वजह से पैनक्रियाटाइटिस डेवलप कैसे होता है। गॉलस्टोन कॉजेज पैनक्रियाटाइटिस बाय ऑब्स्ट्रक्टिंग द पैनक्रियाटिक डक्ट। जो हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट होता है वो गॉलस्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम एक्टिवेशन हो जाते हैं विद इन द पैनक्रियास और इसी वजह से एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which drug commonly causes nephrogenic diabetes insipidus? कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि कॉमनली नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस करती है? ऑप्शन ए फुरोसेमाइड, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, ऑप्शन डी डेस्मोप्रेसिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लिथियम। ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया फुरोसेमाइड। फुरोसेमाइड आपको पता ही होगा डायूरेटिक मेडिसिन है जो कि डायूरेसिस करती है। ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। हाइड्रोक्लोरथाइजाइड का यूज किया जाता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए। और ऑप्शन डी के अंदर हमें दिया गया डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन का यूज करते हैं हम सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए। अब हमारे यह तीनों ही मेडिसिन जो होती है वो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का कॉज नहीं है और जो हमारा कॉमनली कॉज देखने को मिलता है वो है हमारा लिथियम मेडिसिन। लिथियम क्या करता है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस डेवलप होता है लिथियम की वजह से ड्यू टू रीनल रेजिस्टेंस टू एडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच लंग वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड इन एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा की कंडीशन के अंदर कौन सा ऐसा लंग्स वॉल्यूम है जो कि इंक्रीज होता है? ऑप्शन ए वाइटल कैपेसिटी, ऑप्शन बी रेजिडुअल वॉल्यूम, ऑप्शन सी डिफ्यूजन कैपेसिटी, ऑप्शन डी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। राइट आंसर है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। चलिए अब हम इसका रेशनल क्या है वो भी देख लेते हैं। रेशनल की तरफ बढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है। एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपीरेशन जो होता है वो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। जो हमारा एक्सपीरेशन का प्रोसेस होता है, एक्सपीरेशन मतलब मैक्सिमल आपने जितना कर दिया है उसके बाद में भी कुछ एयर जो होती है वो लंग्स के अंदर रिमेनिंग होती है और वही एयर हमारी कहलाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि यह रेजिडुअल वॉल्यूम जो होती है वो एम्फाइसेमा के अंदर किस तरह से इंक्रीज होती है। एम्फाइसेमा डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है, इलास्टिक रिकॉइल लॉस हो जाता है जिसकी वजह से लंग्स पूरी तरह से एम्प्टी नहीं हो पाते हैं और क्या होगा, स्मॉल एयरवेज कोलैप्स हो जाते हैं ड्यूरिंग एक्सपीरेशन और लार्ज अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स ट्रैप्ड। मतलब सिंपली अगर हम देखें तो एम्फाइसेमा के अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारी एयर्स जो है वो ट्रैप्ड रह रही है जिसकी वजह से रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि फीचर ऑफ एम्फाइसेमा क्या है तो उसके अंदर आएगा हमारा इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्यों इंक्रीज हो रहा है? ड्यू टू एयर ट्रैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर विल रिजल्ट इन। अगर मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके स्वरूप क्या होगा? ऑप्शन ए एपन्यूसिस, ऑप्शन बी स्लो डीप ब्रीदिंग, ऑप्शन सी कंप्लीट सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, ऑप्शन डी इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी कंप्लीट सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। हम यहाँ बात करते हैं ऑप्शन ए एपन्यूसिस की। एपन्यूसिस हमें पॉन्टिन डैमेज जब हो जाता है उस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेगा, ना कि डिस्ट्रक्शन ऑफ द मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर में। नेक्स्ट है ऑप्शन बी स्लो डीप ब्रीदिंग। स्लो डीप ब्रीदिंग मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। ऑप्शन सी है हमारा कंप्लीट सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को मेडुला में, और मेडुला जो होता है एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट है हमारा। अगर यह किसी तरह से डैमेज या डिस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कंप्लीटली जो रेस्पिरेशन है वो सीजेशन देखने को मिलेगा। और लास्ट है हमारा ऑप्शन डी इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट हमें हाइपोक्सिया या एसिडोसिस की कंडीशन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेगा।
हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि अगर मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो सकता है, तो ऑप्शन सी यानी कि सिजेशन, कंप्लीट सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटरनल हेमरॉइड्स। इंटरनल हेमरॉइड्स का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए पेनफुल ब्लीडिंग, ऑप्शन बी कवर्ड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ऑप्शन सी पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग पर रेक्टम, ऑप्शन डी सीवियर पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग पर रेक्टम। अगर हम बात करते हैं हेमरॉइड्स की, हेमरॉइड दो तरह के होते हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस जो दिए गए उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि यहाँ पर बात की गई है इंटरनल हेमरॉइड्स की, तो इंटरनल हेमरॉइड्स जो होते हैं वो पेनलेस होते हैं, पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग पर रेक्टम यहाँ पर राइट आंसर होगा। वही अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड की, तो उसके अंदर पेनफुल ब्लीडिंग होती है, साथ ही साथ कवर्ड होते हैं बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। यह दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हमारे एक्सटर्नल हेमरॉइड के हैं। और ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है हमें सीवियर पेन ड्यूरिंग डेफिकेशन। यह हमारा किसका फीचर है? यह फीचर हमें सजेस्ट करता है एनल फिशर्स की तरफ। तो इस तरह से आप देखेंगे इंटरनल हेमरॉइड्स पेनलेस होते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। निम्न में से कौन सा अल्सरेटिव कोलाइटिस डिजीज का मोस्ट सीरियस और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन ए पेरिएनल एब्सिस, ऑप्शन बी कोलोरेक्टल कैंसर, ऑप्शन सी टॉक्सिक मेगाकोलन, ऑप्शन डी फिस्टुला फॉर्मेशन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी कोलोरेक्टल कैंसर। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ऑप्शन ए पेरिएनल एब्सिस की। पेरिएनल एब्सिस जो होता है हमें अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर नहीं बल्कि क्रॉन्स डिजीज के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कोलोरेक्टल कैंसर, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। अल्सरेटिव कोलाइटिस का लॉन्ग टर्म साथ ही साथ मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है कोलोरेक्टल कैंसर। ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया टॉक्सिक मेगाकोलन। टॉक्सिक मेगाकोलन भी अल्सरेटिव कोलाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है, साथ ही साथ यह सीरियस भी है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है। ऑप्शन डी की हम बात करेंगे फॉर्मेशन की। फिस्टुला फॉर्मेशन क्रॉन्स डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक है, ना कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का। क्योंकि आप देख सकते हैं हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था मोस्ट सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी यानी कि कोलोरेक्टल कैंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्पीच एबनॉर्मलिटी इज मोस्ट टिपिकल ऑफ मेनिया। मेनिया के अंदर हमें कौन सा स्पीच एबनॉर्मलिटी देखने को मिलता है? ऑप्शन ए म्यूटिज्म, ऑप्शन बी सर्कमस्टेंशियलिटी, ऑप्शन सी प्रेशर ऑफ स्पीच, ऑप्शन डी पॉवर्टी ऑफ स्पीच। राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्रेशर ऑफ स्पीच। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन ए, जिसके अंदर हमें दिया गया म्यूटिज्म। म्यूटिज्म का कंडीशन हमें मेनिया के अंदर नहीं बल्कि कैटोटोनिया में प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सर्कमस्टेंशियलिटी। ऑब्सेसिव ट्रेट्स के साथ यह प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी प्रेशर ऑफ स्पीच, जो कि राइट आंसर है। मेनिया की कंडीशन में जो पर्सन का स्पीच होता है वो काफी रैपिड होता है, लाउड होता है, इसी के साथ नॉन स्टॉप भी होता है, जिसे कि हम प्रेशर ऑफ स्पीच कहते हैं। और यही स्पीच एबनॉर्मलिटी हमें मेनिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आप देखेंगे ऑप्शन डी पॉवर्टी ऑफ स्पीच। पॉवर्टी ऑफ स्पीच शिजोफ्रेनिया या डिप्रेशन की कंडीशन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग ग्लूकोज इज मेनली सप्लाइड बाय। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग जो होती है उसके अंदर ग्लूकोज का सप्लाई मेनली किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ऑप्शन डी ग्लूकोनियोजेनेसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ग्लूकोनियोजेनेसिस। अगर हम बात करते हैं प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग की, तो प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग का मतलब होता है मोर देन 24 आवर्स विदाउट फूड। ब्रेन, रिनल मेडुला, आरबीसीज हमारी बॉडी की कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारा प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग है तो वहां पर ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे एक्टिवेट होता है, और अगर शॉर्ट टर्म फास्टिंग होगी तो वहां पर ग्लूकोजिनोलाइसिस जो होगा वो एक्टिवेट होगा, यानी कि ऑप्शन सी होता। इसीलिए हमेशा आपको फास्टिंग पूछा जाए तो हमेशा आपको देखना है कि प्रोलॉन्ग्ड है या शॉर्ट टर्म है। प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग आप कब बोलेंगे? जब मोर देन 24 आवर्स होंगे तब। अब बात आती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस।